बुलाई गई है। इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया था। और कार धमाके के बाद एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी है। तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है ताकि इस धमाके के असली कारणों का पता लगाया जा सके। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा बांटिया ने बताया कि जो भी इस जांच के लिए जरूरी साक्ष्य और निशान हैं, वो जमा किए जा रहे हैं। एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस धमाके में इस्तेमाल कार के मालिक के रजिस्टर्ड पते पर हरियाणा पहुंची। आरोपी सलमान 2016 से 2020 तक इसी पते पर किराए के फ्लैट में रहता था। किराए के फ्लैट के मालिक के मुताबिक गाड़ी उनके पते पर पंजीकृत तो है, लेकिन आरोपी सलमान ने गाड़ी के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया। तो कल शाम लगभग 7 बजे लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में यही कार जो सलमान के नाम पर पंजीकृत थी, इसी को जांचा गया है। और कल शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लाल किले के आसपास के कई होटलों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस पिछले कुछ दिनों में लाल किले के आसपास किन किन लोगों ने चेक इन किया, इस सारी जानकारी को जुटाने में लगी है और साथ ही पुलिस होटलों के मैनेजरों से भी पूछताछ कर रही है। तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर जांच रफ्तार पकड़ रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहन तरीके से जांच में जुटी है और दिल्ली में इस कार ब्लास्ट के बाद लाल किले को अब 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिया है। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी और मामले की भी बारीकी से जांच इस वक्त जारी है। तो एहतियात के तौर पर इस लाल किले को तो बंद किया ही गया है, साथ ही साथ आसपास के भी जो क्षेत्र हैं वहां भी मार्केट्स को बंद किया गया है। नितेंद्र सिंह लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये वही अस्पताल है एलएनजेपी जहां पर इस ब्लास्ट के घायलों का इलाज चल रहा है। नितेंद्र, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो घायल हैं वहां उनकी क्या स्थिति है? तक लोकनायक अस्पताल में थे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनके बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की कि किस तरीके से इलाज चल रहा है, क्या कुछ और सहायता की ज़रूरत है, इस पर भी उन्होंने बातचीत किया। तकरीबन 20 मिनट तक वो यहाँ पर थे। जहाँ तक घायलों का सवाल है, घायलों का तकरीबन 20 के आसपास लोग यहाँ पर हैं, जिनमें 3 जो घायल हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों के जरिए। साथ ही साथ जो मामूली घायल है उनको उनका इलाज बेहतर तरीके से चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो परिजन हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और परिजनों से मिलने दिया जा रहा है। सुबह भी मैंने कुछ लोगों से बात की थी, वो अपने परिजन से घायलों से मिल करके आए थे। और जो सब यहाँ पर है तकरीबन 800 मॉर्चरी में रखी गई है, जिसमें से 6 की पहचान हो गई है, जिसमें से 5 शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 2 अभी भी शवों की पहचान नहीं हो पाई है। हो सकता है कि बाद में उसके डीएनए वगैरह टेस्ट होगा और उससे मिलान किया जाएगा अगर कोई क्लेम करता है तो। ये अभी तक की स्थिति है। सरकार की पूरी कोशिश है कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनको बेहतर मिला जाए और वो अपने घरों को जाए, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी नितेंद्र, खबरें ये भी आ रही थी कि इन घायलों के इलाज के लिए अगर खून की ज़रूरत है तो तमाम ऐसे कदम उठाने के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह भी कुछ लोग आए थे, एक समूह आया था कि अगर ब्लड की ज़रूरत हो
तो डोनेट कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड है। और जितने भी दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, जो एम्स का बर्न एंड प्लास्टिक विभाग हो, सफदरजंग का बर्न एंड प्लास्टिक विभाग के डॉक्टरों को भी अलर्ट पे रखा गया। मेरी उनसे बातचीत सुबह हुई थी, इसलिए भी अलर्ट पर रखा गया क्योंकि जो ये ब्लास्ट हुआ था उसमें बर्न के केस ज़्यादा है। जितने भी घायल हैं वो बर्न से संबंधित हैं, तो उनमें बहुत स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो सफदरजंग और एम्स की जो बर्न एंड प्लास्टिक विभाग है वो सक्षम है। लेकिन अभी उनको उनकी सेवाएं नहीं ली गई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोकनायक अस्पताल में ही सब कुछ व्यवस्था किया गया है। तो जिस तरीके से जो तीव्र धमाका था उसमें लोग जल गए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से भी जले हुए हैं, तो इस वजह से उनको बहुत ही इंटेंसिव केयर में रखा जा रहा है। ठीक मेरे पीछे इमरजेंसी है, इसी इमरजेंसी में सभी घायलों को रखा गया है। और कल भी गृह मंत्री जब आए थे तो घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके बारे में हालचाल लिया था, डॉक्टर से भी उनको जानकारी ली थी और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो इलाज में, चाहे वो किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत हो। तो सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि घायलों का समुचित इलाज हो और वो यहाँ पर हो रहा है और परिजन भी मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा डॉक्टरों की टीम उस पर अपना जो इवोल्यूशन करेगी और उसके बाद कुछ लोग अगर मामूली घायल तो हो सकता है कि शाम तक डिस्चार्ज। तो घायलों का इलाज संपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि उनको जिस चीज़ की जरूरत हो वो जरूर दी जा सके। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नितेंद्र, हम सीधे रुक कर रहे हैं लाल किले का, जहाँ से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हम ये जानते हैं कि लगातार सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सरकार हर तरीके से जांच के हर पहलू को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन किस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है जांच इस वक्त? ममता जी, जिस तरह से ये कल जो ब्लास्ट था ये 6:52 पे हुआ और उसके बाद से जो जांच का है वो दायरा बढ़ा दिया गया है। जो फरीदाबाद पर ये टोल ब्रिज पर इस फुटेज को देखा गया सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें ये गाड़ी जो है वहां पर देखी गई और उसके बाद वो दिल्ली के लाल किला पहुंचती है, तो 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे रूट पे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है कि क्या ये गाड़ी उस समय जब आई तो उसमें ड्राइवर के अलावा कोई और था, क्या एक्सप्लोसिव बीच में प्लांट किए गए, या पार्किंग के दौरान गाड़ी जब 2-3 घंटे पार्किंग में खड़ी गई थी तब वहां पर जो डॉक्टर उमर का नाम इसमें आ रहा है उसके द्वारा इसको प्लांट किया गया, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में उमर की भी मौत हो गई है। ऐसी जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि जो 2-3 लोग थे वो बुरी तरह से वो इस ब्लास्ट में जख्मी हो गए थे, उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सुबह डीसीपी ने भी बताया कि पूरी रात एफएसएल की टीम उनके जो है बॉडी पार्ट्स को जहां तहां से उठाती रही, तो यानी धमाका बहुत भयंकर था और उसकी जो चपेट थी उससे जो निकले रासायनिक वो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, एक्सप्लोजिव थे, और वो जो आग थी उसकी चपेट में जो आया, जो उसके क्लोज चपेट में आया उसने अपनी जान गंवाई और जो लोग घायल हुए वो भी बुरी तरह से झुलस गए थे। यानी उनका इलाज, जैसा नितेंद्र बता रहे हैं कि प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको घर भेजने के लिए भी उनकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये धमाका बहुत बड़ा था और अभी बताऊं ऐसा जो है सोर्सेज बता रहे हैं कि 12 से 13 लोग जो हैं अभी वो पुलिस के शक के दायरे में हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, चाहे वो सलमान हो जिसके नाम पे गाड़ी थी। बताया जा रहा है फरीदाबाद से उमर के भाई को भी फरीदाबाद पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। तो जो लोग इसमें शामिल हुए हैं या इनके साथ इनके संबंध है उन सब की जांच की जा रही है ममता। और देखिए ये गाड़ी को जिस सिलसिलेवार तरीके से बेचा गया, उसकी मल्टीपल सेल्स की गई, पहले सलमान देवेंद्र को बेचता है, देवेंद्र तारिक को बेचता है और तारिक का कनेक्शन पुलवामा से होता है। तो ये जो मल्टीपल जो सराउंडिंग ये चल रहा है, इन एपिसोड्स को भी जानने की कोशिश की जा रही है। और मौके पर एनआईए की टीम भी कल मौजूद थी, एनएसजी भी मौजूद थी, एफएसएल की टीम सुबह तक सैंपल कलेक्ट कर रही है और उन्होंने हरियाणा से बोला है और जम्मू कश्मीर से जो भी एक्सप्लोसिव उन्होंने कल बरामद किए थे उनके सैंपल उनको दिए जाएं ताकि उनकी मैचिंग की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या इस ब्लास्ट में उन्हीं सैंपल्स का यानी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो कल पकड़े गए थे, जो एक्सप्लोसिव बरामद हुए थे, जो बारूद बरामद होते, चाहे वो आरडीएक्स थे। आरडीएक्स तो इसमें अभी तक नहीं शामिल हो रहा है। इसमें एक नया जो बॉम्ब है जिसको लोग कह रहे हैं रासायनिक बॉम्ब है,
उसकी कहीं ना कहीं होने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है, क्योंकि किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं होता है, किसी तरह की कोई कीलें नहीं निकलती हैं। अगर आरडीएक्स वगैरह फटता है तो उसमें से निकलने वाले इक्विपमेंट जो होते हैं वो जहाँ तहाँ लोगों को लगते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज होता है। ये लेकिन जब फटा तो पूरा आग का एक गुब्बारा आसपास के रेडियस में, यानी आप देखिए 100-200 मीटर में पूरा आग, उसकी चपेट में जो गाड़ियां आई, क्योंकि रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी थी, उसके साथ आसपास जो लोग थे उसकी चपेट में आए, वो झुलस गए और वहां पर कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब उनको ले जाया गया तो वो ब्रॉड डेड घोषित किए गए। यानी ये जो लपटें थी, ये जो आग थी, वो बहुत भयंकर थी। किस तरह का केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया था, इसके लिए जो है उसकी रिपोर्ट मांगी गई ताकि एफएसएल उसको मैच करे और इनिशियली कुछ बात जो है वो सामने रख सके। होम मिनिस्टर ऑलरेडी जो है वो शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक के फर्दर अपडेट में क्या कुछ निकल करके आया है। तो थोड़ी देर में और तस्वीर साफ होगी और ये केमिकल किस तरह का केमिकल था, अगर ये केमिकल इस बार इस्तेमाल किया गया है, जो कह रहे केमिकल ब्लास्ट था, तो कैसा केमिकल था, कहाँ से लाया, कौन कौन इसमें शामिल थे। और पुरानी दिल्ली के आसपास जितने भी होटल हैं, जितने भी गेस्ट हाउस हैं, होम स्टे हैं, ओयो रूम है, सब पर पुलिस ने अपनी जो है जांच बिठा दी है। स्पेशल सेल, स्पेशल स्टाफ, क्राइम ब्रांच, तमाम टीमें जो हैं वो वहां पर डिप्लॉयड कर दी गई हैं। यानी जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए और इसके असली जो आका है वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन मुकेश, जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये लाल किले का क्षेत्र है, लाल किले के आगे आप खड़े हैं, ये पूरा क्षेत्र जहाँ पे हम जानते हैं कि सोमवार की शाम की अगर हम बात की जाए तो आम दिन में भी वहाँ पर बहुत रश होता है, भारी तादाद में भीड़ जमा होती है, बहुत लोगों की आवाजाही उस स्थान से हो रही होती है। उसके बाद अब आज का दिन की अगर हम बात करते हैं तो उस पूरे इलाके में क्या हाल है, क्या माहौल है? जी, जब हम यहाँ सुबह मॉर्निंग में पहुंचे तो आप देखिए यहाँ पर, यानी बीती शाम से ही यहाँ पर सन्नाटा पसरा था। पुलिस ने जगह जगह कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कुछ जगहों से ही आपको आने जाने की परमिशन है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा है, टीमों की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो जो जर्नलिस्ट हैं वो पुलिस के पीछे पीछे जा रहे हैं और जाँच में क्या कुछ निकल करके आ रहा है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एफएसएल की टीम है, पीछे सेंट्रल डीसीपी का ऑफिस है, आप देखिए लाल किले की चौकी है। तो लाल किले को भी जो है वो 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। ऐसे में वो जो तमाम इलाके हैं, जो भी संदिग्ध हैं, उनकी शिनाख्त की जा सके, उनके बारे में पता लगाया जा सके। और सुबह से ही यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी इक्का दुक्का लोग जो है, मीडिया के लोग हैं, उन्हीं को जाने की परमिशन है। वो भी वो पैदल कम से कम 500 मीटर 700 मीटर जा सकते हैं, उनको वहाँ वाहन ले जाने की परमिशन नहीं है। यानी एविडेंस से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आम पब्लिक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। दूसरे रास्तों से, तुर्कमान गेट से या उस तरफ से आप अगर आपको जाना है चांदनी चौक की तरफ तो आ सकते हैं, लेकिन अभी जो फ्रंट की सारी मार्केटें हैं वो बंद कर दी गई हैं, चाहे वो भागीरथ पैलेस है, कैमरा मार्केट है, साइकिल मार्केट है, और जो भी फ्रंट की मेन मार्केट्स हैं, जैन मंदिर के आसपास जो बाजार लगता था वो सारा बाजार बंद है, फुटपाथ बंद है। यानी एक सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आम जनजीवन यहाँ से चलता था, लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं ऐसी थी जी बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा के कदम उठाते हुए ही ये तमाम कदम पुलिस के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जांच का कोई पहलू छूटना नहीं चाहिए। तो वहीं इस पूरे इलाके में भी सघन तलाशी अभियान भी इस वक्त चल रहा है, तो उसको देखते हुए भी इस तरीके के कदम पुलिस के द्वारा उठाए गए हैं। लेकिन नितेंद्र, एलएनजेपी में जहां घायलों का इलाज चल रहा है, जहां आपने बताया कि 2 शव ऐसे हैं जिनकी अभी शिनाख्त होनी बाकी है, हमने देखा कि कल से हाई लेवल विजिट्स हो रही हैं, गृह मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री रेखा ने भी, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घायलों का हालचाल पूछ रहे हैं। क्या हम ये माने कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बहुत गंभीरता से अस्पताल में जितने भी घायल हैं उन सबके इलाज पर बहुत करीबी नजर भी रखी जा रही है और तमाम इंतजाम भी पुख्ता है? देखिए ममता, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटना हुई बहुत तेज़ी से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जरिए, और 16 से ज़्यादा एम्बुलेंस और पीसीआर की गाड़ी तुरंत एलएनजेपी अस्पताल में घायलों को लेकर आई। तो बहुत ही त्वरित तरीके से कार्रवाई हुई दिल्ली पुलिस के जरिए, ग्रीन कॉरिडोर बना करके, और घायलों का इलाज शुरू हुआ। ठीक कुछ ही देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले लोकनायक अस्पताल आते हैं। इसका मकसद ये था कि सरकार कितनी गंभीर है, उनके लिए जो घायल हैं उनके जीवन को बचाना, उनके साथ खड़े रहना, उनके हौसला न टूटे, इसलिए स्वयं गृह मंत्री घटनास्थल से पहले लोकनायक अस्पताल आए थे और उन्होंने हालचाल जाना, डॉक्टरों से बातचीत की, अगर किसी तरीके से सहायता की जरूरत है वो बताया जाए, साथ ही साथ किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो उनके इलाज में, इसको उन्होंने सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने भी जब एक्स पे पोस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर का भी यही कंसर्न था प्रधानमंत्री का कि घायलों का समुचित इलाज हो और उनकी व्यवस्था की जाए।
देश के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जब एक्स पे पोस्ट किया तो उनका भी यही कंसर्न था कि घायलों का बेहतर इलाज हो। तो सब यही चाहते थे कि बेहतर इलाज हो, ये सुनिश्चित किया जाए और जिनकी जान अभी जो बच गई है उनको सकुशल उनके घरों तक पहुंचाया जाए, उनको परिजनों से मिलाया जाए। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन जारी किया था, अस्पताल से भी हेल्पलाइन जारी किया गया था और आज सुबह परिजन सब लोग आए और एक एक करके अपने परिजनों से मिले। ये कंसर्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, दिल्ली के लोग चाहे देश के लोगों का हौसला बरकरार है। सरकार बहुत उच्च स्तर पे मॉनिटर कर रही है, एक तरफ घायलों का इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही साथ जो दिल्ली देश की जो एजेंसियां हैं, टॉप एजेंसियां हैं, वो गुनहगारों को पकड़ने के लिए तमाम जो टेक्निकल एविडेंस है या फिर जो फॉरेंसिक एविडेंस है या फिर जो तार है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द उम्मीद है कि वो गुनहगार पकड़े जाएंगे और कानून के दायरे में लाए जाएंगे। जिस तरीके से भारत की जो न्याय व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें और सरकार हम जानते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जी नितेंद्र, जाहिर है कि सरकार बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे मसले पर नजर भी रख रही है और कदम भी उठा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त जो उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले हमने कहा था कि बैठक होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए प्रमुख और जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो वर्चुअली जुड़े हैं, इनके साथ साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक, कल हमने देखा किस तरीके से जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां त्वरित कार्रवाई करती नजर आई और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पल पल की जानकारी पर करीबी नजर रख रहे थे। और उसके बाद अब आज सुबह ही गृह मंत्री के घर पर ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में हम जानते हैं कि जांच एजेंसियों से जुड़े सभी उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। तो देश की सुरक्षा का मामला, राजधानी की सुरक्षा का मामला और विशेष तौर पर इस ब्लास्ट की बात हो रही है तो इस ब्लास्ट के भी सभी पहलुओं को खंगाल रही हैं तमाम जांच एजेंसियां। मुकेश, अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है, हमने रक्षा मंत्री का भी बयान भी सुना जिसमें उन्होंने भी बात बोली कि जांच एजेंसियां सभी मिलकर काम कर रही हैं, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम जांच एजेंसियों के बीच समन्वय और स्वयं गृह मंत्री जिस तरीके से इस पर करीबी नजर रखे हुए हैं, उससे बच नहीं सकेंगे वे लोग जो जिम्मेदार हैं इस ब्लास्ट के लिए। मुकेश सरकार का फोकस है कि ये कल भी अमित शाह ने साफ कर दिया था, गृह मंत्री ने, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और पहले भी भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया। सिंगूर ऑपरेशन दुनिया ने देखा किस तरह से भारत ने वहां पर जितने भी आतंकवादी संगठन थे उनको तबाह किया। अगर ऐसा कोई भी यहां पर एजेंसी आती है, ऐसा कोई भी संगठन सामने आता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हर एक पहलू पर ममता यहाँ काम किया जा रहा है, यानी हर एक चीज को बहुत बारीकी से यहाँ पर जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, परखा जा रहा है और उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में यही बुलाया गया है कि यहाँ पर वो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट लेकर के आए, अभी क्या क्या इंटेलिजेंस इनपुट हुए, क्या क्या चीज़ें सामने निकल करके आई, एनआईए बताएगी, एनएसजी बताएगी। जम्मू कश्मीर के तार जो हमने बताया कि पहले ही कल यहाँ पर जुड़े थे, जब अहमदाबाद ने एटीएस ने उनको अप्रोच किया, उसके बाद यूपी का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल आ रहा है और यूपी ने भी यहाँ पर जो है वो मूवमेंट जो है अपने इलाके में भी देखी है। तो इन तमाम जो इलाके हैं, राजस्थान हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हो गया, यहाँ से भी इनपुट लिए जा रहे हैं और इस पहलू पर जाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन कौन था। पहले 3 गिरफ्तारी होती है, फिर एक डॉक्टर की कल गिरफ्तारी होती है, अब डॉक्टर उमर का इसमें नाम आ जाता है। तो ये जांच करने की कोशिश की जा रही है इसमें कौन कौन से लोग थे, कहाँ से इनको लेकर के आया गया, क्या इसका मकसद था, जो आरडीएक्स बरामद हुआ वो कहाँ ले जाना था, इसकी जाँच अभी चली रही थी कि ये ब्लास्ट हो गया। तो अब इस ब्लास्ट में यूज होने वाले केमिकल की भी जो है वो बात सामने आ रही है। क्या अगर ये केमिकल ब्लास्ट था तो ये लाया कहां से गया। जो मैंने बताया इसकी मैचिंग करने के लिए एफएसएल ने जो है वो हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस से बात करी है कि भाई जो भी आपने सीज किया था उस सीजर में से हमें सैंपल दीजिए ताकि हम इससे यहाँ पर मिला सके। जैन मंदिर के आसपास के जो भी वहाँ पर चीज़ें थी, जो भी बॉडीज वहाँ पर ब्रूटली इंजर्ड थी, उनसे भी सैंपल निकाले गए हैं। और आप देखिए ड्राइवर जो था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, तो सुबह तक उसकी जो पार्ट्स थे उसको डीसीपी ने बताया कि वहाँ से एफएसएल की टीम रिकवर कर रही थी। तो ये इस तरह का बहुत भयंकर एक्सप्लोजिव था। नितेंद्र ने बताया कि आग की चपेट में आ जाने से आप
बुरी तरह से झुलस जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता। और जगह जगह आगे लगी हुई थी और लोग भाग रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था। कई सारी ऐसी वीडियो आई थी जिसमें जी, और फिलहाल आपको सुना देते हैं कि इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना बयान दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। Shortening decision cycles through digital dashboards, each element must work in harmony with the others. In this sense, harnessing technology is not just about adding new tools. It is about transforming the very basis of our institutions. It is about making them more agile, anticipatory, and adaptive. It is about creating a defense architecture that learns continuously, responds instantly,